स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पर जो कि झारखंड टेट, बिहार टेट, सी टेट, राजस्थान टेट और DSSB जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो भी एग्जाम होती हैं उनमें इसकी अहम भूमिका होती है। और इससे यह जो टॉपिक है बहुत ही कहा जाए तो ये अंकदायिनी टॉपिक है। इससे ज़्यादातर नंबर जो है 4 से 5 नंबर आपको एग्जाम में देखे जाते हैं। वैसे पूर्व में इस जो टॉपिक आज कर रहा हूं मैं, यह टॉपिक पूर्व में भी हमने 2 एपिसोड में कर चुका है और आज तीसरे एपिसोड में उसी सिद्धांत को जो है हम लेके आगे बढ़ेंगे। मैं बता दूं कि पिछले एपिसोड में जिन्होंने नहीं देखा है वो उसकी वीडियोस को देख लेंगे, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की, जिसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ चूँकि आप अगर शुरू से देखते हैं तो यह वीडियो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक पॉइंट है वो सारे चीज़ हमने जो है प्रीवियस वीडियोस में चर्चा की है। तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ हमारे जो इस मानव कल्याणकारी जो भाव है लोगों तक पहुँचे तो उसे आप हमारे वीडियोज़ को आप शेयर भी करेंगे। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप एक अच्छे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस मानववाद के निर्माणवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर आते हैं। और जो टॉपिक हम पिछले दिनों जो हम बात किए थे पिछले एपिसोड में वो था हमारा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। तो आज हम लोग मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन में बराबर चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा कट जा रहा है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसके मूल जो प्रतिपादक रहे हैं वो है कोहलबर्ग साहब। और ये चीजें इनके द्वारा जो प्रतिपादित जो तथ्य थे उन तथ्यों का हमने वर्णन पूर्व में कर चुका है। और आज जो हम बात करेंगे वो होगी द स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। आज हम लोग अवस्थाओं पे बात करेंगे, किस प्रकार से नैतिक विकास होती है, उसकी अवस्था क्या है, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो कोहलबर्ग महोदय जो है अपनी पुस्तक में इन्होंने 3 जो है स्तर की बात की है, 3 लेवल की बात की है, जिसमें पहला जो लेवल है उसको उन्होंने नाम दिया है प्री कन्वेंशनल स्टेज, और जो दूसरी नाम उन्होंने दिया है प्री कन्वेंशनल लेवल दे देते हैं, है ना। और तीसरा जो है वो है कन्वेंशनल लेवल। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये होती है पोस्ट कन्वेंशनल। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं, या कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बराबर सब कुछ आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हिंदी में अगर बात करें साथियों तो इसका प्री कन्वेंशनल लेवल को हिंदी में कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग परंपरागत, और तीसरी जो है यह है उत्तर परंपरागत स्तर। अब हम लोग एक एक करके तीनों पे चर्चा करते हैं। वैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टोटल कोहलबर्ग ने कितने स्तर की चर्चा की है, तो उन्होंने 3 स्तर की चर्चा की है। और कुल मिलाकर के जो इनके भाग हैं वो टोटल 6 हैं, क्योंकि इसमें भी 2 भाग होता है, 1, 2, है ना। फिर इसमें भी 2 हो जाते हैं तो इसको मान लेते हैं C and D। और इसकी अगर बात करें तो ये होगा E and F। हम लोग सभी चीज़ों को चर्चा बारी बारी से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या चीज़ है। तो पहले बात अगर हम करें पूर्व परंपरागत स्तर, ये क्या चीज़ होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इस स्टेज में जो नैतिकता होती है वो नहीं होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो आता है इसको हम लोग प्री एडोलसेंस पीरियड भी कहते हैं। इसको प्री एडोलसेंस मतलब कि इसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे आते हैं, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं वही इनके अंतर्गत आते हैं। और जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो बच्चे शैशवावस्था में पाए जाते हैं, द स्टूडेंट, द बेबी विच इज इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, then they have no any ideas about the morality of their society, because their areas are very in a low point, and so we can say that there is no any morality inside them.
उनके अंदर में, उनकी आंतरिक स्थिति में नैतिकता नहीं होती है। वैसे बच्चे जो शैशवावस्था में रहते हैं, वैसे बच्चे जो शैशवावस्था के साथ अवॉइड करते हैं, उनमें जो है नैतिकता नहीं रहता है। आपको ये पता होनी चाहिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है, तो हम कहेंगे वह जो स्टेज है वह है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, दैट इज द पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर के बच्चों में जो है नैतिकता नहीं होती है। आप बताइए कि आप जब छोटे बच्चे थे क्या आप में नैतिकता थी? आप जब छोटे से नन्हे से बालक थे तो उस समय आप नंगा घूमते थे रोड में, तो आपको वहां पे नैतिकता क्या है वो पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा बड़े हुए तो आप नंगे नहीं रहते, क्योंकि आप पैंट पहन के रहते हैं। चूंकि पूर्व में आप बालक थे तो उनमें आपको जो है जो समाज की मूल्य है, जो समाज की मानदंड है, जो समाज की मान्यताएं हैं, जो समाज की प्रचलन है, जो समाज की परंपरा है, वो सारा चीज उस बच्चे को पता ही नहीं था। So we can say that they have no any idea about the morality which is the sociological norms, conditions, ethnicity and the fanaticism. They have no any type of moral individualism inside them. So we can say that in the stage of pre-conventional level they have no any idea about the morality. बात समझ आपको आ रही है? तो एक बार थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। हमने बोला कि पूर्व परंपरागत स्तर में हमने नहीं, चूंकि कोहलबर्ग महोदय कहते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर के जो बालक होते हैं उसमें नैतिकता का पता नहीं होता उसको। दे हैव नो एनी अबाउट द, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, मैं हिंदी लिख देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते चलेंगे। तो उसको नैतिकता पता नहीं होता है। नैतिकता जब पता नहीं होता है तो नैतिकता को मानते भी नहीं है, नैतिकता को नहीं मानते हैं। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। जब नैतिकता को नहीं मानते हैं तो किसी भी बात की परवाह नहीं करते हैं, है ना। नैतिकता परक बातों की परवाह नहीं करते, नैतिकता परक बातों की परवाह नहीं करते। देख लेते हैं कट जा रहा है क्या, बराबर से पूछा रहा है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल का या एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि बच्चा क्या करता है, तो बच्चा में किसी भी प्रकार की उसमें नैतिकता का भाव उनके अंदर में नहीं पाया जाता है। और क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि उस बच्चा का जो दायरा है वो घर तक ही सीमित रहता है। और वो जो बच्चे होते हुए एक अबोध बालक होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होती है और वो समाज के साथ में जो है सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। अंतःक्रिया करके ही जो है समाज के मानदंड, रीति रिवाज, तौर तरीके, सुविचार, सुनीति, सुरीति, ये सारी चीजें उनके अंदर में धीरे 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 आती जाती है। और अब इन्होंने जो है इनको दो लेवल में बांटा है, इनके दो स्टेजेस में इन्होंने जो इसको बांटा है। वो क्या क्या है? तो एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, एक लेवल की बात उन्होंने की है, सॉरी स्टेज की बात की है, और इस स्टेज का नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। हिंदी में इसको कहें तो पनिशमेंट आपका हो गया, तो इसको हिंदी में कहते हैं दंड और आज्ञा, दंड और आज्ञा। अब हम लोग समझेंगे कि चूंकि यहाँ से इस पूरे टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देखने को हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपका बीएड की एग्जाम्स हो, चाहे लेवल 1 के एग्जाम हो, चाहे ग्रेड 1 ग्रेड 2 की एग्जाम हो, मतलब कोई भी एग्जाम में शिक्षक से जुड़ी हुई सारे एग्जाम्स में यहाँ पे देखी जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप बड़ा एकदम अच्छे तरीके से इसको समझें, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे ताकि हम इसको नए ढंग से और भी प्रस्तुति करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस रूल। अब दंड और आज्ञा क्या होता है, अब नियम पे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों की चूंकि इस लेवल में मैंने बात किया कि बच्चों को ये नैतिकता के बारे में पता नहीं है, फिर नैतिकता का भाव हम कैसे कर सकते हैं कि उसमें मॉरल डेवलपमेंट, चूंकि लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे मॉरलिटी, तो बच्चों में मॉरल तो पाई जाती है, लेकिन मॉरल की स्थिति कैसी होती है इस पे बात करते हैं। तो बच्चा जो जीता है इस अवस्था में, उसके अंदर में क्या होती है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस रूल होती है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस रूल्स मतलब दंड और आज्ञा का मतलब क्या होता है? बच्चा को अगर कोई काम करने से उनको अगर दंडित किया जाता है, पनिशमेंट मिलता है, तो वो सोचता है कि वो काम गलत है। और जिस काम से उसको रिवॉर्ड मिलता है, जिस काम से उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उससे को क्या मिलता है? उसको उससे प्रोत्साहन मिलती है और वो समझता है कि ये काम अच्छा है। बात समझिएगा। प्री
कन्वेंशनल लेवल में चूंकि नैतिकता नहीं होती है, लेकिन नैतिकता की एक जो बेसिक जो पॉइंट है वो पाई जाती है, और वो जो डिफाइन होता है वो परिभाषित होती है किस लेवल से, तो पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस से। समझिएगा बात। कोई बालक जो एक शैशवावस्था में जी रहे हैं, जो कि प्री एडोलसेंस स्टेज में है, तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि अगर कोई कार्य वो करते हैं और अगर उनके घर वाले उसको डांटते हैं, तो उनको लगता है कि ये काम गलत है और हमने गलत काम किया है, इसीलिए मेरे को डांट लगा, इसीलिए ये काम गलत है, और वो उस काम को नहीं करना पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई काम करता है और उस काम करने से उनकी प्रशंसा होती है, अब जब प्रशंसा होती है तो उसको लगता है कि यही काम सही है। अब उनके माता पिता उनको गलत शिक्षा दे दी है, लेकिन उनको चूंकि गलत काम में ही उनकी मम्मी पापा, जैसे एक बच्चा पेंसिल चोरी कर लेता है और उनकी माँ उसको जो है आज्ञा देती है, वाह बेटा वाह, तूने जबरदस्त काम की है। अब उनके साथ में क्या होती है, वो बेटा वो काम गलत है, लेकिन उसको लगा कि नहीं सही है, क्योंकि मेरी माँ इसके लिए मेरे को प्रोत्साहित करती है, एम्फेसाइज करती है, प्रेस करती है, मेरे को प्रशंसा करती है। सो द थेफ्टिंग ऑफ एनी पेंसिल्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, दैट इज द गुड वन, ये अच्छी चीजें हैं। तो ये तय होता है उनके माता पिता के द्वारा, यहीं से उनकी मानदंड, जो प्राथमिक मानदंड है, यहीं से इनकी प्रारंभ होती है। अब ये पहली बात आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये जो थ्योरी है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको पूरे का पूरा थ्योरी एकदम जो है लिखा देंगे, लेकिन मेन होता है समझना। हमने जितना बातें की, चूंकि हमारे पास थोड़ा सा कम समय है, अगर वही क्लास अगर ऑफलाइन में होती तो हम सारे को हम लिखा भी देते हैं और नोट्स भी प्रोवाइड करते। वैसे नोट्स जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे देने की कोशिश करेंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल दैट इज संस्कार गुरुकुलम, वो ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से हम आपको दे देंगे। और रही बात, चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है, क्लास बड़ी ना हो जाए, इसीलिए हम चाहेंगे कि इसको छोटे छोटे भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे। और यही टॉपिक को हम लोग अपने जब ऑफलाइन क्लास में करते हैं तो उनको सप्ताह भर में कम से कम लग जाती है सिर्फ कॉल बारे में बात करने में। लेकिन यहाँ पे एक ही 2 वीडियो में 3 वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कम लिखें और हमारी बातों को अगर आप मैंने तो समझना है ना, हम तो ऐसे बोल ही रहे हैं कि आप समझ पाते होंगे, और अपने दैनिक जीवन जो व्यवहारगत जो जीवन है उससे हम उदाहरण लेते हैं, आप समझ पा सकते हैं। और बाद में इसके बाद में सेशन जो है क्वेश्चन पेपर आएगी, उसमें हम आपको हल भी कराएंगे। तो पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस आपको समझ में आ गई होगी। बच्चा यहाँ पे निर्णय लेता है कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है। अगर काम को करने से अगर मेरे को पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलती है, तो हम कहेंगे वो काम गलत है। अगर काम करने से हमको प्रशंसा मिलती है, हमको अगर बड़ा ही सम्मान मिलता है घर वालों से, हम कहेंगे दैट वर्क इज वेरी राइट एंड वी विल हैव टू डू सच लाइक वर्क। क्लियर यहाँ पे। अब सेकंड अगर बात करें तो वो होता है हमारा पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। सेकंड जो इसकी इन्होंने लेवल की बात की है, स्टेज की बात की है, उसको कहते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसका नाम हो जाएगा वैयक्तिक। थोड़ा सा हिंदी के स्पेलिंग में नहीं जाइएगा, कहीं मात्रा की गलती हमारे से हो जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन आप समझ रहे हैं, रिवॉर्ड, प्रसंस्कृत, उपभाग। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज होता क्या है। इसका वैसे और भी नाम है पर्सनल, जो कि हिंदी में इसका तो एक ही नाम मिलता है कि व्यक्ति प्रसंस्कृत उपभाग। उपभाग है जिसको सॉरी उपभाग लिखा हुआ है यहाँ पे, उपभाग है ना, उपभाग नहीं है, उपभाग। उपभाग और इसका नाम म्यूचुअल एक्सचेंज भी है इसका नाम। इसका दूसरा नाम इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, इसका नाम म्यूचुअल एक्सचेंज भी इसका नाम है। और एक और नाम होता है इनका इंडिविजुअल। अब ये चीज क्या होता है अब हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, व्हाट इज म्यूचुअल एक्सचेंज और द इंडिविजुअलिज्म। अब बात करते हैं ये क्या चीज होता है। वैसे म्यूचुअल एक्सचेंज को हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसका हिंदी जो नाम हो जाएगा परस्पर लेनदेन। ये होगा मेरा शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, परस्पर लेनदेन, या एक और वर्ड आती है लेनदेन के जगह पे, मैं भूल जा रहा थोड़ा सा, लेकिन आप डिक्शनरी वर्ड से देख लीजिएगा। इंडिविजुअल की बात करें तो व्यक्तिगत, इसको हिंदी में लिखते हैं व्यक्तिगत। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन क्या है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन पर। बच्चे यहाँ पे जो बिहेव करते हैं ना, वो टिट फॉर टैट करते हैं।
टिट फॉर टैट करते हैं। अब टिट फॉर टैट क्या है? जैसे को तैसे। अगर एक बच्चे के साथ में अगर आप जैसा व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ में करेंगे। अगर आप बच्चे का अगर आप एक देखे होंगे बच्चे में जब लड़ाई होती है तो एक बच्चा दूसरे का गंजी फोड़ देते हैं तो वो तब तक जिद बना रहता है, सोचता है उन्होंने मेरी गंजी फाड़ी, ले मैं तुम्हारा गंजी फाड़ देता हूँ। उन्होंने मेरी पेंसिल चोरी की तो लो मैं तुम्हारी पेंसिल चोरी कर लेता हूँ। ये बराबर हो जाएगा। उन्होंने मेरी बुक फाड़ दी तो मैं उसकी बुक फाड़ देता हूँ। ये होता है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। आप जैसा बिहेव करोगे बच्चे वैसा ही बिहेव करेंगे। और इसका बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हमारे समाज में होनी चाहिए कि अगर आप देखेंगे, अगर एक पापा जो है अपने बेटा को गोद में लेके, अगर एक छोटी सी स्टोरी भी है, मैंने गांव में से सामने से देखा था कि एक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बच्चे को गोद में ले लिया था और वो जो है वो जो गांव में मिलता है बीड़ी, सिगरेट सिगार तक का होता है वो पीते हैं। तो बच्चा जो है एक तक ध्यान से देख रहा था और वो पापा देख रहा था, मैं भी वहाँ बगल में था और मैंने ये जेन्युइन देखा था। अब वो बच्चा क्या करता है ना, बोलता है कि बाबू हो कटा हमरा दिहो चेक करल, वो उसका मुंह से छीन रहा है। क्यों छीन रहा है? सोचता है कि पापा के मुंह से जो धुआं निकल रहा है तो वो क्या निकल रहा है, एक बार हम भी निकाल के देखें। तो वो चीज क्या हुआ, वो क्या, ये पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन है। हम बच्चों के सामने जब गाली देंगे तो बच्चा आप क्या सीखेगा, वही चीज सीखेगा। और ध्यान दीजिएगा, बच्चा के साथ जैसा ही हम बिहेव करेंगे वही अपने दोस्तों के साथ में बिहेव का प्रेजेंटेशन करेगा। तो हम इस नैतिकता अगर उनमें हम भरना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वी शुड हैव टू स्टे विद द वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनली among the children, in the front of children। हम बच्चों के सम्मुख, बच्चों के सामने, हम उनके सामने अपनी स्थिति को जो है उसके व्यवहारगत रहेंगे। हम घर पे रहेंगे बच्चों के सामने तो एक अच्छी बोली का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी भाषा करेंगे, मर्यादा के साथ बोलेंगे और यही चीजें जो उन्हें आगे बढ़ाती है और एक अच्छा सभ्य नागरिक का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इस चीज को जो है हमारे RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो शिक्षा अधिकार अधिनियम में इस चीजों को यहाँ पे फॉलो कर दिया गया है और कहा गया है कि every teacher should have to stay with the children with friendly and they should have to provide the friendly system in their school। हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको कहा गया, उनकी जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है उनमें यह बात जो है इंगित की गई है कि हर एक शिक्षकों को अपने क्लास में जो है बच्चों के साथ में सहृदयता से पेश आना है और उनको जो है एक अच्छे तरीके से विद द एमेबिलिटी एंड द लव, है ना, बड़ा ही प्रेम से उन्हें हम ज्ञान देंगे और ज्ञान उनके अनुरूप होनी चाहिए और क्लास ऐसा हो जो कि उसके लिए रुचिकर हो। और क्लास में रुचि करने के लिए अगर एक शिक्षक को जो करना पड़े उन्हें करना चाहिए, तभी वो जाकर के वो एक प्रभावशाली शिक्षक एंड इफेक्टिव टीचर उनके अंदर में वो भाव आती है और एक जो मिसाल होती है एक प्रभावशाली शिक्षक, उद्देश्यपूर्ण शिक्षक की, वो जाकर के वो कायम हो पाती है। तो आप लोग भी जो है जितने भी हमारे शिक्षक जिज्ञासु पात्र हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो कोहलबर्ग महोदय की जो सिद्धांत है इसको भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको भी आप अपने स्कूल में यूज करेंगे और बच्चों को जो है आप रुचिकर क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो बहुतों ने जो ट्रेनिंग की होगी उनको ये सारी चीज बताया भी गया होगा। तो अब हम ये दोनों चीज आपने देख ली है और मैं देख लेता हूँ चूंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि 30 मिनट्स की ही वीडियो में रिकॉर्ड करनी है, नहीं तो फिर बड़ी हो जाने पर आप देखते नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये आपने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लेवल, दैट इज द कन्वेंशनल लेवल, ये परंपरागत स्तर। और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो किस स्तर के बच्चे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये एडोलसेंस लेवल के बच्चे आते हैं। और एडोलसेंस लेवल मतलब किशोरावस्था के बच्चे आते हैं। किसके लेवल के बच्चे आते हैं, तो किशोरावस्था के बच्चे इस लेवल आते हैं। अब क्या क्या चीजें हमारे जो कोहलबर्ग महोदय है इसके बारे में बतलाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम चाहेंगे हमारे सभी जितने भी शिक्षक पात्रता, शिक्षक जिज्ञासु पात्र हैं, सभी हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएंगे और शायद हमारे अंदर में जो मानवता की जो भाव है, जो मानव कल्याणकारी जो भाव है और निर्माणवाद की सोच को लेके जो हम आए हुए आपके साथ में, हम चाहेंगे कि निर्माणवाद में आपकी भी जो है एक भागीदारी हो। हम चाहेंगे हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको मस्ट एकदम है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस मुहिम में, निर्माणवाद की इस मुहिम में हम चाहेंगे कि आप एक योगदान ये देंगे कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि लोग और लोगों तक पहुंचेंगे और हमारा जो लाभ
जो मानव कल्याणकारी जो भाव उनके तक पहुंचेगी और वो भी जो है लाभ महसूस करेंगे और वो भी सफलता को प्राप्त करेंगे और सफलता के पाथ में जो अग्रसर रहते हुए वो सफलता को जब प्राप्त करेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा और शायद यही हमारा जो सिद्धि है उनके तक हम सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। आइए हम लोग दूसरी चीजों को देखते हैं, वो है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। और इसको हम लोग परंपरागत स्तर क्यों नाम पड़ा इसमें हम समझते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है परंपरा को जानते हैं, क्योंकि इसके पिछले स्टेज में हमने देखा था दे हैव नो एनी आइडिया अबाउट द मोरालिटी, उसके पास नैतिकता की कोई चीज कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पे उनको ज्ञान है कि नहीं यह परंपरा है, विच इज राइट विच इज रॉन्ग, ये सारे चीज इनको पता है। अब समझते हैं कि ये होता क्या चीज है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों को ना रूल पता है, जो समाज की मान मर्यादा मान्यताएं है ना, जो नॉर्म्स है सोशल नॉर्म्स वो उनको पता है, मतलब उनको नियम पता है, मतलब रूल पता है। और जब रूल पता है तो फॉलो भी करते हैं, इसको मानते भी हैं। क्लियर, यहाँ पे फॉलो भी करते हैं और उसे ये भी पता है कि सही गलत क्या है ना, सही गलत के बारे में भी पता है, विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, सही और गलत की इसको जानकारी भी है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल लेवल की इसकी स्टेज पे। इसमें जब पहला स्टेज आता है वो होता है हमारा इन गुड बॉय, गुड ओरिएंटेशन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, है ना। तो इसको लिखते इसके दो नाम है, गुड बॉय और कहीं कहीं पे आपको नाइस गर्ल भी मिल जाता है और गुड गर्ल भी मिल जाता है। और अगर दूसरा अगर नाम बोले तो इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इसका दो नाम आ गया है ना। और तो अब लिख लीजिएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसका एक और नाम होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग गुड बॉय नाइस गर्ल, आप समझ में आ रहे हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की हिंदी में आप लिख सकते हैं। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अंतः व्यक्तित्व संबंध, इसको कहते हैं हम लोग अंतः व्यक्तित्व संबंध। अब यह चीज समझते हैं कि ये क्या चीज होता है। गुड बॉय नाइस गर्ल से आपको पता चल गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले आप, मैं हो सकता हूं कि कोई चीजें नहीं लिख पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर चीजों की मैं हिंदी भी बोल दूं, हिंदी भी लिख दूं, हिंदी में मतलब हर चीज मैं कोशिश करता हूं। अगर कहीं पे नहीं लिख पाता हूं, चूंकि हमारे पास बोर्ड में थोड़ा सा कम समय पड़ता है और लगता है कि अगर मिटाऊं तो फिर टाइम ज्यादा चल जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे और साथ में लिखते भी चलेंगे। हम सभी साथियों से चाहेंगे कि देखिए आप एक बार मतलब तैयारी कीजिए, हर बार से अच्छा है, 100 बार से अच्छा है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो सिद्धांत लेके आए हुए हैं वो एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक पॉइंट पे हम आपसे बात कर रहे हैं और वही पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और हम चाहेंगे सबका नोट्स में आप बनाते चलेंगे और बहुत सारी चीजें हम लिख नहीं सकते, चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो जिसमें से हम नहीं दे सकते, तो हम चाहेंगे कि आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो हम बातें बोल रहे हैं आप अपने तरीके से उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको खुद समझना है। तो चलिए मैं टॉपिक क्यों लाता हूं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है कि बच्चे जो है गुड बॉय बैड बॉय गेट गुड बॉय नाइस गर्ल बनना चाहते हैं। मतलब क्या है कि इस स्टेज पे जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे भी, आप भी अपने जितने भी हमारे अगर आप किशोरावस्था में रहे होंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीजें आपने पाई गई होगी। तो कन्वेंशनल लेवल में, इस परंपरागत स्तर में बच्चों को जो रूल पता रहता है उसको फॉलो भी करता है और सही गलत का चीजें उसको पता रहता है। अब समस्या होती क्या चीज है, देखिएगा, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, यह इनको पता रहता है कि समाज में क्या गलत है क्या सही है, और वह अपने ही जगह पे अपने घर में अगर रहते हैं उनकी स्थिति, वो चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा के साथ अपने कार्य को लेके वो बहुत ही सतर्क रहते हैं और वो चाहते हैं कि घर में मेरी पोजीशन बहुत अच्छी से बनी रहे और हम घर में बहुत अच्छा बन के रहे। मतलब इस स्टेज के बच्चे वैसा कार्य करते हैं जिससे कि घर वाले उनको बहुत अच्छा कहें। मतलब बच्चा क्या करता है ना, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है। लिख लीजिएगा पॉइंट को, बच्चा यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने आप को घर में बहुत अच्छा इमेज बनाना चाहते हैं।
कैसी इमेज बनाना चाहते हैं? इमेज बनाने के लिए वो क्या करते हैं, तो जो उनके घर की जो नैतिकता है उनको वो फॉलो करते हैं। जैसे घर की घर में होता है कि जब भी कोई मेहमान है तो पैर लग के प्रणाम करते हैं, तो उनके घर पे दादी, नानी, चाची को, काकी कोई भी आई उनको पैर लग के प्रणाम करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी मेरे को बहुत अच्छा कहेगी, और वो बच्चा चाहता है कि उनकी हमारा जो गुड बिहेवियर हो मम्मी पापा को हमेशा पता रहे। वही वह समाज से बाहर निकले बहुत बदमाशी करेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के सामने बहुत ही जो है नुनमुहा बन के रहता है, बहुत ही साधा बन के रहता है, ताकि उसको घर वाले बहुत अच्छा कहें। अब इसका देखिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पे गुड बॉय बनने के लिए क्या करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत करके अच्छा नंबर लाना चाहेंगे जिससे उनको गुड बॉय की दर्जा मिल सके। ये सारी चीजें होती है, वो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और घर पे जो है वो मतलब चाहते हैं कि दे कैन फाइंड द गुड एक्सेप्टेंस इन देयर होम। बस समझ में आ गया यहाँ पे। तो गुड बॉय बैड बॉय की स्थिति उनके अंदर में वो लाने के लिए वो घर में एक अच्छे चीज को अपने अंदर में जागृत करना चाहते हैं और घर में बहुत अच्छा बिहेव साथ रहना चाहते हैं। ऐसे देखे होंगे कि आपके बहुत सारे मित्र होंगे, जब आपके घर पे आए होंगे किशोरावस्था में, वो क्लास में सबसे बदमाश लड़का है, लेकिन जब आपके घर आते हैं तो देखेंगे वो बहुत अच्छा से बिहेव करता है। आपकी मम्मी कहती है देख तू कितना बदमाश है और तुम्हारा देखो दोस्त कितना अच्छा है, तो फिर आप बोलते हैं नहीं मम्मी, क्लास में सबसे बदमाश यही है। तो ये चीजें होती है। आप भी जब देखेंगे कि कोई बच्चा जो है जैसे घर से बाहर निकला तो बदमाशी करेगा, लेकिन घर पे आएगा तो बहुत सीधा सपट्टा बन जाएगा। वो चाहते हैं कि घर में मेरा इमेज बना रहे। ये होता है गुड बॉय बैड बॉय नाइस गर्ल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नाम क्यों पड़ा, अंतर व्यक्तित्व संबंध क्यों है? ये अपने अंदर में ऐसा रिलेशनशिप प्रकट करना चाहते हैं, ऐसा संबंध अपने अंदर में लाना चाहते हैं जो कि उस संबंध के कारण उसके घर वाले उसको बहुत अच्छा माने और उनको जो है एक अच्छा स्वीकृति घर पे मिले, गुड एक्सेप्टेंस इन देयर हाउस दे कैन गेट। दे वांट दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर फॉलो इन देयर हाउस। ये हो गया गुड बॉय नाइस गर्ल। अब दूसरा जो है वो है लीगल ओरिएंटेशन। जो नेक्स्ट है वो है लीगल ओरिएंटेशन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वैध परोक्ष कहते हैं या फिर अपभाग कहते हैं। परोक्ष या अपभाग आता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम को लेके जो है दिक्कत है, क्योंकि हम एक एग्जाम थी राजस्थान एंट्रेंस एग्जामिनेशन टीचर्स की, फॉर द टीचर्स रीट की एग्जाम थी, वहां पे लीगल ओरिएंटेशन को हिंदी में लीगल ओरिएंटेशन ही लिखा गया था। लेकिन यूपी टेट वाले ने एक अलग सा नाम दिया था, वैध परोक्ष करके दिया हुआ था। आप उसे बार ऐसा करेंगे, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन है। क्योंकि नाम मैं इसलिए मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि आप जानते हैं मेरे साथियों कि जितना भी थ्योरी है, ये थ्योरी देन किसकी है, तो हमारे विदेशियों की है, फॉरेनर्स की है। क्योंकि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसकी जन्म ही जो है हमारे जर्मन जैसे जगह पे हुई, और इसकी बहुत बड़ा योगदान हमारे यूएसए वालों की रही। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी इंग्लिश मीडियम में है और लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो कई दफा क्या है कि लीगल ओरिएंटेशन को लीगल ओरिएंटेशन लिख दिया है, तो थोड़ा सा रह सकता है। लेकिन आप इसको नाम को लीगल ओरिएंटेशन को लीगल ओरिएंटेशन की तरह से देखेंगे, और अगर इसका नाम आपको पता चल जाए कमेंट में आप इसका नाम जरूर लिखेंगे, इसका नाम जरूर लिखिएगा ताकि अच्छा लगे। वैसे मेरे को पता है वीडियो वैध परोक्ष भी लिखा गया था वहां पे, वैध परोक्ष, लेकिन आप देख लेंगे और बात कमेंट में दे देंगे, है ना। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं, मैं आपको एक जो बहुत अच्छी पुस्तक होती है, मतलब वैसे मैंने जो भी यहाँ से सोर्स लिया, ये सारे सोर्स हमारे फॉरेन राइटर्स की हैं। और चूंकि आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम की बुक हमें देखना पड़ता है, चूंकि हिंदी में भी हमको करना पड़ता है क्लास, तो लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। चूंकि लीगल ओरिएंटेशन को रीट में यहाँ पे लीगल ओरिएंटेशन ही देखने को मिला था। एक बार हिंदी आप देख लीजिएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसको, एक बार हिंदी और भी देख लेना चाहिए था, लेकिन मेरे को एक जगह पे वैध परोक्ष मिला हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा अब लीगल ओरिएंटेशन क्या होता है। चूंकि इस जगह पे बच्चों को रूल पता रहता है, फॉलो करते हैं, सही गलत पता है, लेकिन ये जो जीते हैं किसके लिए, समाज के लिए जीते हैं, कि समाज के लिए, समाज की जो मानदंड, जो मान्यताएं हैं, जो वहां की जो परंपराएं हैं, उस चीज को वो मानते हैं। द कस्टम्स, द वैल्यूज एंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी दे फॉलो एंड दे नेवर वांट टू क्रैक दिस टाइप्स ऑफ नॉर्म्स और द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उसके समाज की जो मान मर्यादाएं जो है उस चीज को तोड़े। और इस जगह के जो बच्चे होते हैं, इस स्थिति के जो बच्चे होते हैं, उनके समाज के जो रीति रिवाज है ना, जो मान मर्यादाएं हैं, उसको वो मानते हैं और उसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अगर इस समाज में अगर इस रीति को अगर माना गया है तो हमें फॉलो करना चाहिए और हम कभी गलत नहीं करेंगे। वो इसको यहाँ से मानते, आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एक रिवाज है कि छोटे से
8 साल के बच्चों की शादी कराई जा रही है तो ये भी खुशी खुशी शादी कर लगा, बोले नहीं हमको भी शादी कराओ, क्यों? क्योंकि फलना का शादी हो गया, मेरी शादी कराओ, क्योंकि मेरी एज 8 वर्ष हो गई है और 8 साल में देखो रामू की शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। तो वो उस समाज में अगर आज भी है, हमारे ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, समाज है जहाँ पे 8 वर्ष में भी चुपके चुपके शादी कराई जाती है ना। तो उस अब वो उनकी मानदंड है, परंपरा है उनकी, तो वहां के जो बच्चे उस चीज को मानते हैं नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब आगे बढ़ता है, अब ये बात आपको लीगल ओरिएंटेशन समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे बच्चों को रूल पता है, यहाँ पे बच्चों को रूल पता है, मतलब दे हैव द आइडिया अबाउट द रूल्स ऑफ दैट सोसाइटी, लेकिन वो फॉलो जो करते हैं ना अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। थोड़ा सा मतलब शॉर्ट भाषा में लिखिए, और यह सही गलत क्या है उसके अनुसार चलते हैं, मतलब सही गलत क्या है नहीं है वो उनके अनुसार वो चलते थे, लेकिन यहाँ सही गलत उनके अनुसार होना चाहिए, सब कुछ उनके अनुसार होना चाहिए। अब इस चीज को समझते हैं। अब देखे होंगे कि ऐसे स्टेज के बच्चे जब आप भी होंगे इस अवस्था में, आपको लगता है नहीं ये नियम इस समाज के लिए गलत है। चूंकि हमारे एक बहुत अच्छा दार्शनिक रहे, दर्शन रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में रहा, उनकी सिगमंड फ्राइड की बेटी अन्ना फ्राइड, उन्होंने जबरदस्त चर्चा की इस चीज को लेकर। वो कहती है अपनी पुस्तक पे, अन्ना फ्राइड अपने बुक में इनकी चर्चा की है कि जो मान मर्यादाएं, जो मानदंड, जो नॉर्म्स, जो सोशल वैल्यूज जो तैयार की जाती है ना, वो समाज के फायदे के लिए की जाती है। कोई ऐसा मानदंड नहीं बनाया जाता है समाज में, कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जाता है, कोई ऐसा रीति नहीं बनाई थी, कोई ऐसा कस्टम नहीं बनाया जाता है जो कि समाज को नुकसान करे। उनको उनके जब लगेगा कि ये रिवाज हमारे समाज को फायदा कर रहा है, लाभ दे रहा है, तभी वो मान्यता लेके चलती हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, दूसरे की नजर में गलत हो, लेकिन उसको लगता है कि ये हमको आगे तक बढ़ाएगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जितने भी कस्टम्स होते हैं वो समाज को लेके होते हैं, समाज को आगे बढ़ाने और उसके फायदे के लिए होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एक समाज है, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ के लोगों में जो है बचपन में उसकी शादी कराई जाती है और वो स्वीकार करते हैं उस चीज को। अब ये क्यों, उसके चूंकि होता क्या है कि जो हमारे श्री रामकृष्ण है ना, श्री रामकृष्ण भारती, या नाम मैं भूल जा रहा हूं, हमारे बिहार के हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। क्या की है कि बहुत सारे समाज चाहते हैं कि मेरी संस्कृति, मेरी समाज की जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति लगातार जो है चलते रहे, और वो उस चीज को चलाने के लिए वो कार्य को हमेशा करते हैं। जैसे एक समाज है, एक समाज में क्या है कि छोटे बच्चों की शादी इसलिए कराई जाती है, उनको लगता है कि बच्चा बड़े होकर किसी और जगह पे शादी ना कर ले ताकि हमारे संस्कृति को वो भूल जाए, और संस्कृति को बचाने के लिए बच्चों की शादी छोटे से एज में करा देते हैं वो। तो ये चीजें, ये मान्यताएं हैं और ये मानदंड है उनकी, और वो चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन वही इस स्टेज के अगर बच्चे पाए जाएंगे, और इसमें जो बच्चे पाए जाते हैं ना, तो एबव एडल्ट्स के पाए जाते हैं, मतलब प्रौढ़ अवस्था के बच्चे पाए जाते हैं, इसमें एडल्ट बच्चे पाए जाते हैं। और इनके अनुसार वो जानते हैं कि नहीं, छोटे में से शादी करना बहुत गलत बात है, और उस चीज को नहीं मानते, उसको कट आउट कर देते हैं, बोलते ये नहीं मानेंगे। घर के ही रीति रिवाज है, घर में अगर रिवाज है हमारे घर पे कि जो भी मेहमान आए तो उसको हम खुद नहीं खाएंगे, लेकिन उसको अतिथि देवो भव की स्थिति से हम उसके साथ में जो है पेश आएंगे, उसको अपना खुद नहीं खाएंगे। छोटा सा मतलब आज का खाना है, लेकिन हम अतिथि को खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे। लेकिन वही इस स्टेज का बच्चा होगा कि अतिथि को क्यों खिलाएंगे, मैंने कमाया है, ये फॉर मी, फॉर आवर फैमिली, नॉट फॉर द गेस्ट। ये गेस्ट नहीं है, उनके हिसाब से लगता है ये गलत है, और वो बोलेगा मम्मी देखो वो कुछ भी हो, मेरे को पहले खाने दो। ये चीजें होती है। आप बहुतों के घर में होंगी कि अगर किसी के घर में बहुत अच्छा खाना बना है, डिश बना है, समझिए बात को, बहुत अच्छा खाना बना है, और उनके घर पे कोई डेथ कर गई, उनकी दादी माँ डेथ कर गई। अब वो उसके घर में बोलेगा देखो बेटा नहीं खाना है क्योंकि दादी आज डेथ कर गई है, खाना सारा छूट गया है। लेकिन वो बच्चा यदि इस अवस्था में बोलेगा नहीं नहीं तुम नहीं जानती हो, वो कभी नहीं छूटेगा, पहले उनको खाने दो क्योंकि मैंने खाना बनाया है, वो उनके लिए मेहनत लगी है, उनको लगे कि नहीं, उनके हिसाब से लगे ये गलत है, नहीं फेंकना चाहिए, सबसे पहले वो खाना को खाएगा, फॉलो करेगा, अपने घर की स्थिति को लेकर वो गुजरते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सारी स्थिति जो गुजरती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर पे गुजरती है। और यहाँ पे जो पहला एक जो स्तर आती है इंडिविजुअल राइट आता है। इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट क्या है
तो कहते हैं व्यक्तिगत अधिकार। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, व्यक्तिगत अधिकार। ये व्यक्तिगत अधिकार क्या है? तो उनको लगता है, सबसे पहले वो खुद पे फॉलो करते हैं। आज घर पे मेरे दादी मर गई, कोई दिक्कत नहीं है, आज खीर पूरी बना सबसे पहले खाएंगे, बाद में जलाने जाएगा चल जाएगा अलग बात है, लेकिन हम खाएंगे। वैसे मैं अपनी कहानी बता दूं, जब मेरी दादी जी डेथ की थी तो हम लोग जब जलाने के लिए गए हुए थे तो सब कोई बोल रहे थे कि जो वो काठ होती है उसको जो है पीछे फेंकना है और उसको पीछे की तरफ नहीं देखना, नहीं तो वो वापस आ जाएगी। क्योंकि दादी मेरी बहुत ही फेवरेट थी, वन ऑफ द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड विच इज माई दादी माँ। एंड जैसे उनकी डेथ हुई तो मैंने बहुत रोया, और चूंकि सब रो रहे थे मैं भी रोया, और कष्ट भी हो रहा था कि वो दादी माँ चली गई। जब जला के जब वापस आने लगे तो वो लोग काट लेके, पंचकाट बोलते हैं उसको, बोलते फेंक के आगे की ओर निकलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखो तो दादी माँ आ जाएगी। तो मैंने पूछा पहले कि ऐसा आप पीछे क्यों नहीं देख सकते? बोला कि पीछे देखोगे वो आ जाएगी। हमने बोला कि नहीं तो पक्का देखें क्योंकि वो मेरे साथ आने वाली है। हम फेंक दिया और बड़ा खड़ा होकर पीछे तक देखते रह गए कि मेरी दादी कब आ रही है, लेकिन दादी आई नहीं। तो उसी दिन से हमको लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें होती है और ये अपने हिसाब से होता है। तो ये देखिएगा इंडिविजुअल राइट में क्या होता है कि व्यक्तिगत अधिकार इसका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फॉलो, मेरे को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने फॉलो किया कि अगर घर में मेरी दादी मर गई कोई बात नहीं, मेरे को सबसे पहले खाना खाना है, ये मेरी मानदंड जो है ये मेरे लिए मेरा अधिकार है। दिस इज माई राइट बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड, not for my Dadi Amma. Dadi Amma has gone to the स्वर्गलोक परलोक, but this food is for me. ये भोजन मेरे लिए, मेरे को इसे खाना है, मैं इसे खाऊंगा और मैं वो खा जाता हूँ। ये है मेरी इंडिविजुअल राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब वही आगे होता है यूनिवर्सल एथनिकल राइट। एक नाम है यूनिवर्सल एथनिक राइट। देख लेता हूँ थोड़ा सा, ये RIGHT राइट। स्क्रीन कट रही है क्या? क्योंकि थोड़ा सा जुड़ जाते हैं तो मैं इसको फिर से मिटा के एक बार लिख देता हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कटेंगे तो कोई बात नहीं है। या सम स्पेस वी हैव लेफ्ट। यूनिवर्सल एथनिक राइट। अब ये यूनिवर्सल एथनिक राइट या एथनिक बहुत जगह साथियों देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल भी मिलता है लिखा हुआ, तो वो अधिकार की ही बात करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यूनिवर्सल एथनिक राइट को कहेंगे हम लोग हिंदी में सार्वत्रिक परंपरा, सिद्धांत या दायित्व या अधिकार, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं। सार्वत्रिक परंपरागत अधिकार या सिद्धांत या नियम, ऐसे कुछ आएंगे हिंदी में, आप हिंदी वाले इसको लिख लेंगे। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल राइट में सबसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट को किया, आइडिया को अगर प्रोजेक्ट किया तो वो अपने आप में क्या है, और बाद में किसको कर रहा था? समाज में, पूरे समाज को कर रहा है। बोलता है आप समाज को बताता है, शिक्षा देता है, देख ये गलत बात है और जो मेरे लिए फायदा होगा वही मैं करूंगा, उसके लिए चाहे मेरे को जान को देना पड़े। जैसे भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपने देश के लिए उन्होंने पूरा न्यौछावर कर दिया। अपनी डेथ हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देश के लिए जीता हूँ। हमारे जो फौजी जो जवान हैं अपनी जान की बिना परवाह किए, अपने घर द्वार की परवाह किए जो है हमारी रक्षा करते हैं। ये क्या है? ये तो यूनिवर्सल एथनिक राइट है, वो उसके लिए जीते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और हमको लगता है कि ये 6 के 6 जो आप भाग हैं इनको देखें और 3 स्तर को देखें। यहाँ से जो है पूरे इस कोहलबर्ग की थ्योरी को लेके हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आई होप हमको लगता है कि इतने सारे वार्तालाप में आप बहुत सारी चीज सीख भी गए होंगे और इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, साथ में लिखते भी चलेंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, लाभप्रद होगी और बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इस सिद्धांत को हम लोग जो है यहीं पे रखते हैं। और मैं चूंकि अभी हमको DSSB जैसे एग्जाम्स के लिए जो है प्रिपेयर करना है आप लोगों को, तो मैं सबसे पहले उन सारे टॉपिक को लूंगा जो कि जिससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे सिद्धांत को लेके आएंगे, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म बाय द सिगमंड फ्राइड। अभी इसमें और भी हमको इसको डीप बात करना है, लेकिन इसको हम लोग बाद में बात करेंगे जब सारे टॉपिक्स को इधर पूरा क्लियर कर देंगे। कुछ एक टॉपिक यहाँ भी आती है जो कि हमारे जीन पियाजे, वागासकी और ब्रूनर साहब जैसे लोगों ने भी इसमें चर्चा की है, मोरालिटी पे चर्चा की है। और हम एक बार इसको जोड़ेंगे किसके साथ में, तो जोड़ देंगे हम लोग नीति शास्त्र के साथ में इसको जोड़ेंगे, है ना। नीति शास्त्र के साथ जोड़ेंगे वो, क्योंकि वो भी पार्ट है नैतिकता का। और चूंकि नैतिकता समाज का बात है तो हम लोग सामाजिक संदर्भ में भी बात करेंगे। मतलब अब आने वाले वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे किसमें, तो हमारी जो वीडियोस होगी वो होगी फिलॉसफी और साथ ही साथ जो हमारी नीति शास्त्र है ना, उन सारी चीज़ों को जोड़ के हम एक बार इसको फिर से जोड़ेंगे। और
मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पे। हम चाहेंगे साथियों कि हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, ताकि हम अगले वीडियोस में जो आएंगे उन आपकी कमेंट को लेके हम उसको यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो साथियों चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि जो है आप वैसे एक छोटा सा मेरे मैसेज है कि आप ज़्यादातर बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेकिन वो जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सॉरी, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक जो है शायद मेरे को आगे बढ़ा सकता है, और मेरी पूरा जो मेहनत है वो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए, निर्माणवाद में इस तरह से दोनों की भूमिका एक जैसा रहनी चाहिए, और इसी निर्माणवाद को हम लोग फिर एक अगले सत्र में, अगला सेशन में लेके आएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।